हेलो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपके 11th-12th का हो, चाहे आपके नीट का हो, चाहे आपके आईआईटी का हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is the intermixing of orbital of different shape and approximate equal energy atomic orbital to form equal number of new orbital having same shape and same energy known as hybrid orbital, and the phenomena is known as hybridization। जनरली क्या होता है कि अपने पास जो डिफरेंट शेप के और अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, और न्यू ऑर्बिटल क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल देके बताता हूं आपको मैं। एक एस ऑर्बिटल है, एक आपके पास पी ऑर्बिटल है। एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल इनकी शेप देखो डिफरेंट है, ठीक है ना, और एनर्जी क्या है इनकी, अप्रोक्सीमेट सेम है। ये ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे, और इंटरमिक्स से क्या होगा, इनकी एनर्जी में एक्सचेंज आएगा और न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जिसे अपन बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे अपने पास एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो ऑर्बिटल कितने हैं, 2, और 2 ही न्यू ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है कि इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल फॉर्म, जितने आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही आपके पास क्या फॉर्म होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप की अपन बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के हैं। हाइब्रिडाइजेशन जनरली आपके पास 6 टाइप की हैं। एक sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ठीक है ना। अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक होता है उससे अपन को मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास जब n की वैल्यू n कमिंस होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये है अपने पास, यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। और जनरली हाइब्रिडाइजेशन हमेशा अपन को किसका फाइंड आउट करना होता है, सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर सेंट्रल एटम से यदि कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज है, यूनिवैलेंट स्पीसीज एक ऐसी स्पीसीज होती है जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, और वो कौन कौन सी स्पीसीज है, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन को लेना चार्ज। यदि किसी मॉलिक्यूल्स पे चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको सब्सट्रैक्टिव करना पड़ेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो अपन को उसको एडिटिव करना पड़ेगा। फिर उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद अपने पास n की वैल्यू आएगी। किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए n की वैल्यू यदि आपके पास 2 आती है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, 3 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, और 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, और 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या होता है, sp3d3। और उससे अपन को क्या पता चलता है, ज्योमेट्री का पता चलता है। ज्योमेट्री sp में लीनियर है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर है tp, और sp3 में है टेट्राहेड्रल td, sp3d में है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, sp3d2 में है ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 में है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब अपन क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं और उन एग्जांपल से मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो मैं अपने एग्जांपल स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। अभी अपन ने बात किया था फॉर्मूले की, फॉर्मूला अपन को पता होगा तो अपन जितने भी अपने पास मॉलिक्यूल्स है नेचर के अंदर, चाहे वो आपके पास ऑर्गेनिक हो या आपके पास इनऑर्गेनिक हो, उनका हाइब्रिडाइजेशन जनरली अपन फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले तो और भी होते हैं लेकिन ये फॉर्मूला मेजर फॉर्मूला है, इससे आप इनऑर्गेनिक का फाइंड आउट कर सकते हो और आप ऑर्गेनिक का फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो फॉर्मूले में क्या है, एन का मीन्स क्या आता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला अपने पास ये है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हैं। फिर आता है यूनिवैलेंट स्पीसीज, ये 5 ही आपके पास यूनिवैलेंट स्पीसीज है जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। चार्ज प्लस माइनस, यदि किसी मॉलिक्यूल्स पे प्लस चार्ज आएगा तो उतने नंबर इलेक्ट्रॉन अपन रिमूव करेंगे, यदि किसी मॉलिक्यूल्स पे माइनस चार्ज आएगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ऐड करेंगे। फिर उस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से।
2 से डिवाइड करने के बाद अपन को n की वैल्यू मिलेगी। तो मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू यदि आपके पास 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, n की वैल्यू आपके पास 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, n की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होता है, n की वैल्यू 5 होती है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, और n की वैल्यू 6 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3d2 होता है। n की वैल्यू 7 होने पर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d3, ठीक है ना। तो अपने एग्जांपल लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपन कैसे काउंट करते हैं। आपके पास ग्रुप और आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप फर्स्ट को छोड़ना, आपको सेकेंड ग्रुप से स्टार्ट करना है। सेकेंड ग्रुप आपके पास आता है एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक का जो सेकेंड ग्रुप होता है वो एल्कलीन अर्थ मेटल आता है, ठीक है ना, और वो स्टार्ट होता है बेरिलियम से, ठीक है ना। तो बेरिलियम वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फिर उसके बाद आपके पास यानी कि 3 से लेके 12 तक आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट के ग्रुप आते हैं, उनको आपको एक बार स्किप करना है। फिर अपन स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं 13 से 18 ग्रुप में, ठीक है ना। तो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके पास बोरॉन फैमिली होती है, और बोरॉन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। फिर 14 ग्रुप होता है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके पास इलेक्ट्रॉन होंगे 4। फिर आपके पास आता है 15 ग्रुप। 15 ग्रुप में आपके पास नाइट्रोजन फैमिली आती है। नाइट्रोजन फैमिली में इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास आता है 16 में आपके पास जनरली कौन सी फैमिली आती है? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। फिर 17 आपके पास आती है हेलोजन फैमिली। हेलोजन फैमिली के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं। फिर आपके पास जो लास्ट ग्रुप आता है पी ब्लॉक का 18 ग्रुप, उसमें आपके पास हीलियम नियोन आर्गन नोबल गैस फैमिली आती है। उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिससे अपन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया CH4। CH4 जनरली क्या होता है? मीथेन। क्या होता है? मीथेन। और जनरली जब हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी, जब हाइब्रिडाइजेशन देखा गया था तो सबसे पहले मेथेन में ही देखा गया था, ठीक है ना। क्योंकि मेथेन का जनरली अपन देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में मेथेन की वैलेंस, मेथेन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे उसको एक्साइटेड किया गया तो उसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आए। और एक्साइटेड क्यों किया गया? उसके हाइब्रिडाइजेशन के लिए किया गया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो फिनोमिना होती है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो अपन हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए थे? 4। और 4 आते 4 बॉन्ड बना के CH4 को क्या किया था वहां पे? फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अपने पास जो CH4 है तो इसमें जो सेंट्रल एटम है, अब आप देखोगे कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करते हैं? सेंट्रल एटम अपन डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल्स में, जो मॉलिक्यूल्स में सिंगल एटम होता है उसे अपन जनरली क्या कंसीडर करते हैं? सेंट्रल एटम। मान लो सपोज करो किसी मॉलिक्यूल के सबके पास आ गया POCl3। अब यहाँ पे तो फॉस्फोरस भी है और यहाँ पे तो ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे दोनों सिंगल एटम है, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रल एटम कौन होगा। तो यहाँ पे देखना आपको सेंट्रल एटम फॉस्फोरस। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस क्यों होता है? एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और दूसरा ये ऑक्सीजन की कंपैरिजन में ज्यादा बॉन्ड का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इसलिए ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में अपने पास सेंट्रल एटम क्या होता है? फॉस्फोरस। अब अपन निकालते हैं CH4 का हाइब्रिडाइजेशन। तो CH4 में जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। क्यों? क्योंकि जो कार्बन होता है वो 14 ग्रुप का एलिमेंट होता है, और 14 ग्रुप का मैंने भी आपको बताया था कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन के साथ यूनिवैलेंट स्पीशीज है तो कौन है? हाइड्रोजन। और मैंने आपको बताया था यूनिवैलेंट स्पीशीज कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहाँ पे जो अपने पास मेथेन है इसमें जो कार्बन है, कार्बन के साथ जो यूनिवैलेंट स्पीशीज है वो कौन है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। और कितने नंबर में? 4 है। तो 4 अपने पास यूनिवैलेंट स्पीशीज हो गई। तो फॉर्मूला अपने पास दे रखा है, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये डेटा अपन क्या करते हैं? वहां पे पुट करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यूनिवैलेंट स्पीशीज 4, चार्ज कुछ है नहीं CH4 पे, तो वहां पे अपन क्या लिखेंगे? 0। अब इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आएगी? 4। और मैंने बताया था जब n की वैल्यू 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपके पास? sp3 होता है। क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 होगा। ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं PCl5। क्या लेते हैं? PCl5। अब PCl5 में जो सेंट्रल एटम है वो फॉस्फोरस है। सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस किस ग्रुप में आता है? फॉस्फोरस आता है 15 ग्रुप में। नाइट्रोजन के बाद जो ग्रुप में एलिमेंट होता है वो फॉस्फोरस होता है। तो फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। अब फॉस्फोरस के साथ जो बॉन्ड कर रहे हैं वो यूनिवैलेंट स्पीशीज कर रहे हैं क्लोरीन। कितनी कर रही है? 5। तो 5 1 यहाँ पे लिया। अब चार्ज कुछ है नहीं तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन
5 यूनिवैलेंट स्पीसीज, कोई चार्ज है नहीं। अब इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आएगी 5, और जब n की वैल्यू 5 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या आता है sp3d, क्या आएगा sp3d। फिर मैं चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, ये तो मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स लिए थे, अब मैं चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स लेता हूँ। तो चार्ज वाला मॉलिक्यूल्स क्या आपके पास SO4 2-, जिसे अपन बोलते हैं सल्फेट, ठीक है ना। अब सल्फेट में जो सेंट्रल एटम है वो सल्फर है, और सल्फर किस ग्रुप में आता है ऑक्सीजन फैमिली में आता है। अब ऑक्सीजन फैमिली में आता है तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, तो यहाँ पे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। अब अपन बात करते हैं क्या सल्फेट के पास यूनिवैलेंट स्पीसीज है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिवैलेंट स्पीसीज आपके पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही होगी। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट सराउंडेड एटम की फॉर्म में होता है तो वो यूनिवैलेंट स्पीसीज की तरह वर्क नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सल्फेट आयन में आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन यूनिवैलेंट स्पीसीज के पास है नहीं। हाँ, इसके पास चार्ज आ रहा है, और चार्ज क्या आ रहा है माइनस, और जब चार्ज माइनस होता है तो उसको अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो देखो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोई यूनिवैलेंट स्पीसीज इसके पास है नहीं, 0 रखा अपने, और +2 क्यों रखा, तो इसके पास चार्ज कितना आ रहा है -2। तो यहाँ पे 2 रखने के बाद इसको डिवाइड किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4, और जब n की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3 होता है। तो ऐसे करके अपन ने चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स का भी क्या फाइंड आउट किया है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। अभी अपन ने क्या निकाला था कुछ मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाला था, और एग्जांपल है उनका, और अपन आप यहाँ पे क्या देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक आता है आपके पास अमोनियम आयन, ठीक है ना। अब अमोनियम आयन में सेंट्रल एटम कौन है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, ठीक है ना। और नाइट्रोजन के साथ यूनिवैलेंट स्पीसीज हाइड्रोजन है, कितनी है 4। अब देखो यहाँ पे चार्ज क्या है प्लस, और जब प्लस चार्ज आता है तो अपन को क्या करना पड़ता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस करने पड़ते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 8/2, और यहाँ पे आ गया 4, और 4 के लिए क्या आ गया sp3, क्या हो गया sp3। अब और एग्जांपल है हाइड्रोनियम आयन है, तो हाइड्रोनियम आयन में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यूनिवैलेंट स्पीसीज कितनी है 3, चार्ज क्या आ रहा है 1, माइनस कर देंगे 2, तो यहाँ भी 8/2 = 4, तो यहाँ भी क्या जाएगा sp3। ऐसे करके अपन सभी मॉलिक्यूल्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे इसकी बात करते हैं जीनोन F2, जीनोन आपके पास नोबल गैस का एलिमेंट है, और नोबल गैस के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, तो 8 यूनिवैलेंट स्पीसीज 2, चार्ज कुछ है नहीं इसके पास, /2, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 5, और 5 के लिए क्या आता है sp3d, क्या आता है sp3d। ऐसे करके अपन सभी मॉलिक्यूल्स का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, इन मॉलिक्यूल्स का आपको क्या फाइंड आउट करना है हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया है तो आप इन मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके